नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। जर्मनी के विचारक थे। जर्मनी में जन्म हुआ था, लेकिन बाद का उनका समय फ्रांस और इंग्लैंड में व्यतीत हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उनकी जर्मनी में हुई थी। 1818 में जन्म हुआ था और 1883 में मृत्यु हुई थी। उनकी जो रचनाएँ हैं वो तो कई हैं, लेकिन उसमें प्रमुख रूप से 2 रचनाएँ अधिक प्रसिद्ध हैं और साम्यवाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अ, वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और डास कैपिटल। तो कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या और अ, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और भी विचार हैं उनके, राज्य संबंधी विचार हैं। पूंजीवाद के विषय में विचार है, वो सब की चर्चा हम करेंगे। लेकिन इस वीडियो में खास करके विशेष रूप से हम अ, जो प्रथम 2 सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या इतिहास की आर्थिक व्याख्या, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जैसा कि उसके शब्द से ही स्पष्ट होता है कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है, द्वंद्ववाद और भौतिकवाद। द्वंद्ववाद जो शब्द है वो अ, उसकी प्रक्रिया को दर्शाता है और भौतिकवाद जो शब्द है वो विश्व के मूल में जो तत्व है उसको दर्शाता है। तो द्वंद्ववाद को पहले समझ लिया जाए, फिर भौतिकवाद को समझा जाएगा। अ, द्वंद्ववाद का मतलब है संघर्ष। द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष। तो ये द्वंद्ववाद की धारणा जो है मार्क्स ने हीगल से ली है। हीगल एक आदर्शवादी विचारक थे, ये भी जर्मनी के ही विचारक थे, आदर्शवादी विचारक थे और इनका कहना था कि विश्व आत्मा का विकास हुआ है। विश्व का जो विकास है वो आत्मा के विकास का इतिहास है। और ये जो विकास है, ये सीधा सरल नहीं हुआ है, ये टेढ़ी-मेढ़ी गति से विकसित हुआ है, वाद-प्रतिवाद और संवाद के रूप में विकसित हुआ है। जैसे एक विचार आता है, कुछ समय तक वो विचार ही रहता है, लेकिन थोड़े समय बाद उसका विरोधी विचार भी पैदा हो जाता है। और जब उसका विरोधी विचार पैदा हो जाता है, तो दोनों के बीच में संघर्ष होता है और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन दोनों के जो अच्छे अच्छे गुण हैं, उनका समन्वय हो जाता है और जो उनके दुर्गुण हैं, वो नष्ट हो जाते हैं उस संघर्ष में। और फिर इन दोनों के समन्वय से, दोनों की अच्छी बातों के समन्वय से एक तीसरा विचार आता है, जिसको संवाद कहा जाता है। तो विश्व का जो विकास है, वो इसी तरह से चेतना का विकास हुआ है, वाद-प्रतिवाद और संवाद के रूप में विकास हुआ है। जो संवाद बनता है, वो फिर कालांतर में फिर से वाद बन जाता है, फिर उसका विरोधी विचार आता है, फिर दोनों के बीच में संघर्ष होता है और इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जो विकास होता है, वो संघर्ष के रूप में होता है, संघर्ष से विकास होता है। 2 विरोधी बातों में हमेशा संघर्ष होता रहता है, उसके द्वारा विकास होता है। लेकिन मार्क्स ने ये कहा कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़े पाया और मैंने उसे सीधा कर दिया, उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। तो उसका मतलब ये था कि मार्क्स ये नहीं मानते थे कि विचार का विकास होता है। उनका कहना था कि मूल तत्व पदार्थ है, पदार्थ का विकास होता है और विचारों का विकास उसके पीछे-पीछे चलता है। तो उन्होंने प्रधानता भौतिकवाद को दी, पदार्थ को दी। तो जो दूसरा शब्द है भौतिकवाद, उसका मतलब है पदार्थ। तो उनका कहना था कि विश्व के मूल में पदार्थ ही प्रमुख है। तो फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उसकी मूल मान्यताएँ देख ली जाए। 2 मूल मान्यताएँ हैं इसके, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मूल में 2 मान्यताएँ हैं। सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है और दूसरी बात, सृष्टि और उसके मूल में जो
अ, मानव समाज है उसका विकास द्वंद्वात्मक रीति से होता है, यानी वाद प्रतिवाद और संवाद के रूप में, हमेशा दो विरोधी तत्वों के मध्य संघर्ष के रूप में होता है। अब इन्होंने इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को और अधिक स्पष्ट करने के लिए गेहूं का उदाहरण दिया है कि जैसे गेहूं एक वाद है, जब हम उसको बो देते हैं और जब पौधा बन जाता है तो वो प्रतिवाद हो जाता है। फिर जब उसमें गेहूं की बाली लगती है तो वो संवाद हो जाता है और उसमें से फिर गेहूं निकलता है, वापस वही वाद बन जाता है, फिर उसको बोया जाता है। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। इसी तरह से उन्होंने इसको वर्गों के जो मानव समाज के जो युग बताए हैं विकास के, इतिहास की आर्थिक व्याख्या जब उन्होंने की है तो विकास के युग बताए हैं, तो उसमें भी इसका उन्होंने प्रयोग किया है कि जैसे अभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, मार्क्स के समय में वही थी। अ, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और पूंजीवाद का उदय हो गया था, तो उनका कहना था कि अभी जैसे पूंजीवादी युग है, अब ये वाद है, इसको मान लीजिए कि ये वाद है, तो इसके बाद में इसका एक प्रतिवाद उत्पन्न होगा, यानी पूंजीवादी युग से संतुष्ट नहीं होंगे लोग, तो उसका एक विरोधी विचार आएगा कि समाजवादी युग होगा। तो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का युग आएगा, तो पूंजीवाद का अंत करने की चेष्टा की जाएगी और जब पूंजीवाद का पूरी तरह से अंत हो जाएगा, तो उसके बाद में साम्यवादी युग आ जाएगा। मतलब पूंजीवादी युग जो है वो वाद है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का या समाजवादी युग जो है वो प्रतिवाद है और जो साम्यवादी युग आएगा वो संवाद होगा, जिसमें पूंजीवादी युग की और समाजवादी युग की अच्छी बातें होंगी और जो उसकी बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाएंगी और तब राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस तरह से उन्होंने इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को कि जो भी विकास हुआ है वो इसी तरह से हुआ है। पहली बात तो पदार्थ का विकास हुआ है और जो विकास है वो द्वंद्वात्मक रीति से हुआ है और विचार जो है उसके पीछे पीछे चलता है। मतलब पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो विचार भी उसी हिसाब से बदलते जाते हैं, चेतना भी उसी हिसाब से बदलती जाती है, वर्ग भी उसी तरह से बदलते हैं। अब इसकी विशेषताएं देख ली जाए। मूल तत्व पदार्थ है। दूसरी बात, तत्व पदार्थ है, ये स्पष्ट हो चुका है पहले ही। दूसरी बात, तो ये सृष्टि है, ये एक निकाय है, एक ऑर्गेनिज्म की तरह। जैसे हमारा शरीर एक ऑर्गेनिज्म है जिसके विविध अंग हैं और इन अंगों का अलग कोई अस्तित्व नहीं है। ये अंग तभी तक कारगर हैं, जब तभी तक काम के हैं जब तक हमारे शरीर से लगे हुए, हमारे शरीर का एक भाग है और सही स्थान पर अगर है तो ही वो सही तरह से काम कर सकते हैं। और हमारे शरीर में भी जब तक चेतना है तभी तक ये काम कर सकते हैं और जैसे ही चेतना समाप्त होती है ये अंग किसी काम के नहीं रहते, या किसी एक्सीडेंट से अगर कोई अंग अलग हो जाता है तब भी वो किसी काम का नहीं होता और हमारा शरीर भी उस अंग के अभाव में उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता जितना कि उस अंग के लगे होने पर करता। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारा शरीर है उसके अंग हैं और वो एक दूसरे पर निर्भर है, उसी तरह से विश्व भी एक निकाय के रूप में है और उसके जितने भी अवयव हैं वो सब एक दूसरे पर निर्भर है। अब मूल तत्व पदार्थ जो है वो गतिशील भी है और इसी के कारण परिवर्तनशील भी है। गतिशील है इसलिए हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है, हमेशा गतिशील रहता है। तो अब ये जो परिवर्तन होता है, दो प्रकार से परिवर्तन होता है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, दोनों तरह से। तो पहले मात्रात्मक होता है और मात्रात्मक परिवर्तन तो उसमें गुण में एकदम से परिवर्तन नहीं होता, लेकिन मात्रात्मक परिवर्तन होते होते अचानक उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है और उस वस्तु का रूप ही बदल जाता है। जैसे उन्होंने पानी का उदाहरण दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित मात्रा में जब आप मिला देते हैं तो फिर तीसरा ही पदार्थ बन जाता है, पानी। तो मात्रात्मक परिवर्तन हुआ और उस मात्रात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप गुणात्मक परिवर्तन हुआ। अब ये भी इसकी एक विशेषता है कि
जो परिवर्तन है उसकी व्याख्या की जा सकती है और द्वंद्ववाद के आधार पर ही व्याख्या की जा सकती है। यानी परिवर्तन कोई सीधी सरल रेखा में नहीं होता या किसी एक लंबवत या क्षैतिज रेखा में नहीं होता, बल्कि ये तो टेढ़ी-मेढ़ी परिवर्तन की डगर है और वाद-प्रतिवाद और संवाद के रूप में परिवर्तन होता है। हमेशा संघर्ष होता रहता है और उस संघर्ष के बाद ही परिवर्तन होता है। तो जब उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद और साम्यवाद की जो का जो उदाहरण दिया है, तो उसमें उन्होंने उनका यही कहना था कि क्रांति होगी, संघर्ष होगा, क्रांति होगी और फिर नए युग का प्रारंभ होगा और फिर संघर्ष होगा, फिर क्रांति होगी, फिर नए युग का प्रारंभ होगा। तो अब ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, इसकी कई आधारों पर आलोचना की जाती है, कई आलोचक हैं इसके। सबसे पहली बात कि भौतिकवाद की जो सत्यता है, वो संदिग्ध है। कि वास्तव में भौतिकवाद ही हमारे परिवर्तन का मूल है, इसमें संदेह है। क्योंकि पदार्थ अपने आप कैसे परिवर्तित होता है? मार्क्स दूसरी बात ये कि ये जो भौतिकवाद है वो अस्पष्ट भी है, कि वो ये नहीं बता पाया कि गेहूँ जो है आप बोते हैं तो वो पौधा कैसे बनता है? अपने आप तो नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, उसको पानी देना पड़ता है, उसको बराबर उसकी मिट्टी जैसी मिट्टी में वो उगाया जा सकता है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसको बराबर प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो सारी परिस्थितियाँ जब सही होती है तभी वो परिवर्तित होता है, अपने आप तो परिवर्तित नहीं होता। तो पदार्थ में परिवर्तन किस प्रकार होता है ये बताने में मार्क्स असमर्थ रहे हैं। उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं किया कि पदार्थ में अगर अंतर्निहित गुण है परिवर्तन होने का तो वो कैसे होता है, क्यों होता है? ये वो नहीं बता पाए हैं। अब नैतिक दृष्टि से भी इसकी आलोचना की जाती है कि नैतिक दृष्टि से भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इसमें भौतिकवाद पर अधिक बल दिया है, जबकि मनुष्य जो है वो चेतना प्रधान प्राणी है। दूसरे जो इस दुनिया में जीव-जंतु हैं, प्राणी हैं, उन सब में मनुष्य श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि वो सोचने समझने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए अ, ये नहीं कहा जा सकता कि मूल तत्व सिर्फ पदार्थ ही है, चेतना भी महत्वपूर्ण है। फिर अनुचित साधनों को अपनाने का समर्थन भी किया है। विशेष रूप से जब मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी, तो उसमें ये उससे ऐसा झलकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मार्क्स हिंसा या क्रांति के द्वारा भी अ, परिवर्तन लाना चाहते थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने दास कैपिटल की रचना की तो उसमें एकदम स्पष्ट नहीं है कि वो हिंसा और क्रांति का समर्थन करते थे। लेकिन माना यही जाता है कि किसी भी तरीके से साम्यवाद लाना है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद लाना है, तो अनुचित साधनों के प्रयोग पर भी बल दिया गया है। और विशेष रूप से मार्क्स के जो सिद्धांत है उनको जब क्रियान्वित किया गया, जिन लोगों ने उसको क्रियान्वित किया, उन लोगों ने तो उसका यही अर्थ निकाला। उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाले मार्क्स को ज़्यादा आत्मसात किया, बजाय दास कैपिटल वाले मार्क्स को। फिर मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से भी ये सिद्धांत जो है अनुचित है, क्योंकि जो मनुष्य का जो मन है, वो सिर्फ संघर्ष नहीं चाहता, वो कभी-कभी सहयोग भी चाहता है। तो इसलिए केवल संघर्ष को इन्होंने महत्व दिया है, सहयोग की उपेक्षा की है, तो इसलिए ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है और इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। फिर मनुष्य जो है, वो केवल भौतिक संतुष्टि नहीं चाहता, मानसिक संतुष्टि भी चाहता है। अगर उसको सब कुछ मिलता रहे और अगर उसका मन ठीक नहीं है, तो उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो केवल भौतिक संतुष्टि से उसका काम नहीं चल सकता। तो यहाँ मार्क्स ने सिर्फ भौतिक संतुष्टि को ही मानसिक संतुष्टि का आधार मान लिया है।
तो कई बार ऐसा होता है कि हम अभाव में भी, अगर हमारा मन ठीक है, तो हम अभाव में भी रह सकते हैं, अगर हमको हमारा मन जो है वो संतुष्ट है तो। तो इसलिए मनुष्य के विषय में कोई भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि वो हमेशा भौतिक संतुष्टि से ही पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर इसकी आलोचना ये कहकर भी की जाती है कि ये भी एक तरह का नियतिवाद ही है या भाग्यवाद ही है। क्योंकि भाग्यवाद यही कहता है ना कि आप कुछ, आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तो मार्क्स भी यही बता रहे हैं कि पदार्थ में अंतर्निहित गुण है परिवर्तन का, तो वो तो परिवर्तन होगा ही, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये एक तरह का नियतिवाद है। या यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि एक जगह तो वो ये कहता है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, क्योंकि वो पूंजीवाद का अंत करके साम्यवाद ला सकता है। और दूसरी जगह वो ये कह रहा है कि पदार्थ में अंतर्निहित जो गुण है उसके कारण उसमें परिवर्तन होता है, और इसी परिवर्तन के कारण सारे परिवर्तन होते हैं। तो दूसरी जगह वो भाग्यवादी बना रहा है मनुष्य को कि आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। फिर सामाजिक जीवन के संदर्भ में भी ये अमान्य सिद्धांत है। आप सामाजिक जीवन में इसको कैसे वाद प्रतिवाद और संवाद के रूप में कैसे स्पष्ट कर सकते हो? परिवर्तन को, जो सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते हैं, उसको इस तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। सामाजिक जीवन में परिवर्तन के पीछे और भी बहुत सारे कारक होते हैं, कि जैसे महापुरुष जो होते हैं, महापुरुषों का उदय होता है, वो समाज सुधार लाते हैं। तो उसको मार्क्स के वाद प्रतिवाद और संवाद वाले फ्रेमवर्क में फिट नहीं किया जा सकता। फिर सत्य की खोज का एकमात्र तरीका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नहीं है। उसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे सत्य की खोज की जा सकती है। और मानव जीवन की उन्नति का एकमात्र उद्देश्य केवल भौतिक उन्नति नहीं है, बल्कि मनुष्य तो भौतिक उन्नति के साथ-साथ अपनी नैतिक उन्नति भी चाहता है, आत्मिक उत्थान भी चाहता है। जैसा कि अरस्तू ने कहा था कि राज्य केवल जीवन के लिए नहीं है। जीवन के लिए वो अस्तित्व में आया है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल जीवन जीने योग्य नहीं, बल्कि श्रेष्ठ जीवन जीने योग्य बनाना। तो इसलिए केवल भौतिक उन्नति ही नहीं है मनुष्य की प्रगति का या मनुष्य की संतुष्टि का आधार, केवल भौतिक उन्नति नहीं है। तो ये था मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या इतिहास की आर्थिक व्याख्या, या उसको ऐतिहासिक नियतिवाद भी कहा जाता है। तो ये क्या है? अब ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर ही आधारित है। और सबसे पहली बात ये कि मार्क्स का कहना है इतिहास के परिवर्तन में विश्व आत्मा की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार की कोई चेतना होती ही नहीं है। जैसा कि हीगल ने कहा था ना कि विश्व आत्मा का विकास होता है, मार्क्स का कहना है कि ऐसी तो कोई चेतना ही नहीं होती। जो भी कुछ है वो पदार्थ है, विश्व आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात, इतिहास के परिवर्तन में मानव चेतना की कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष भूमिका नहीं होती है, क्योंकि सदैव भौतिक परिस्थितियों से ही प्रभावित होती रहती है। जो मनुष्य की चेतना है वो हमेशा भौतिक परिस्थितियों से ही प्रभावित होती है। चेतना की कोई निरपेक्ष भूमिका नहीं है, मतलब सापेक्ष भूमिका है। और वो जो सापेक्ष है, किसके सापेक्ष में चलती है चेतना? पदार्थ के। पदार्थ में परिवर्तन होता है, उसी हिसाब से चेतना में परिवर्तन होता है। तो किसी समाज में जैसे उत्पादन की प्रणाली होती है, उसी तरह से उत्पादन का ढांचा बन जाता है। जैसे अगर उत्पादन पवन की चक्की से हो रहा है, तो दास युग होगा। और अगर उत्पादन भाप की चक्की से होता है, तो औद्योगिक क्रांति का युग यानी पूंजीवादी युग होगा। या आप अगर बैलगाड़ी पर यात्रा कर रहे हैं, तो वो दास युग में जी रहे हैं। और अगर आप
रेलगाड़ी का युग आ गया है, तो मतलब पूंजीवादी युग आ गया है। तो जो भी परिवर्तन होता है, उत्पादन की जैसी प्रणाली होती है, उसी प्रकार से उस समाज का ढांचा बन जाता है। लेकिन एकदम से नहीं बनता, धीरे-धीरे। पहले उत्पादन की प्रणाली तो जल्दी बदल जाती है, लेकिन समाज जो है, वो उतनी जल्दी नहीं बदल पाता। उसके लिए उसमें संघर्ष होता है, पहले वाली व्यवस्था और बाद वाली व्यवस्था के बीच में संघर्ष होता है और फिर उसके परिणाम स्वरूप फिर नई व्यवस्था का उदय होता है। और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत उन्होंने बताए हैं मार्क्स ने। परिवर्तन के नियम जो हैं वो भौतिक हैं, नैतिक या आध्यात्मिक नहीं है। परिवर्तन के नियम भौतिक ही हैं। वाद प्रतिवाद और संवाद के रूप में परिवर्तन होता है। फिर जो भी परिवर्तन होता है वो भौतिक परिस्थितियों के अनुसार ही होता है। भौतिक परिस्थितियां बदलती है तो उसी हिसाब से मनुष्य की चेतना बदलती है। फिर ये जो भौतिक परिस्थितियां हैं उसका सुनिश्चित अर्थ है। भौतिक परिस्थितियां किसको कहा है उन्होंने? तो उत्पादन के तरीके, उत्पादन के साधन, उत्पादन के यंत्र, ठीक है? और उसमें परिवर्तन होता है तो उसी के हिसाब से बाकी सब चीजें बदल जाती हैं। राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, लोगों के आपसी संबंध, ये सब उसके अनुसार ही बदलते हैं। फिर उत्पादन के उपादानों में जब परिवर्तन होता है तो उसी से सामाजिक परिवर्तन भी होता है और राजनीतिक व्यवस्था भी उसी के परिणाम स्वरूप बदलती है। फिर सामाजिक परिवर्तन और विकास में क्रांति की भूमिका होती है। तो उन्होंने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताया है ना, उसी को उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी लागू किया है कि वाद और प्रतिवाद के बीच में संघर्ष होता है और नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था के बीच में संघर्ष होता है और उसके बाद में तीसरी व्यवस्था फिर जन्म लेती है। फिर समाज की कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। आज जो है वो कल नहीं होगा, जो पहले था वो आज नहीं है। तो हमेशा परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन या विकास की अवस्थाएं भी बताई हैं मार्क्स ने। उन्होंने बताया है कि 4 युग तो बीत चुके हैं, 3 युग बीत चुके हैं, चौथा चल रहा है। अब इसके बाद 2 युग और आएंगे, ऐसा मार्क्स ने कल्पना की थी। तो कौन-कौन से? सबसे पहला आदिम साम्यवादी युग, जिसमें कि मनुष्य को कोई भी ज्ञान नहीं था और वो जंगलों में घूमता रहता था, प्रकृति से जो उसको मिल जाता था उसी से वो गुजारा कर लेता था। तो इसमें सबकी स्थिति समान थी। कोई शोषक नहीं था, कोई शोषित नहीं था। सबकी स्थिति समान थी, इसलिए उसको हमने कहा है आदिम साम्यवादी युग, क्योंकि किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था इसलिए उसको आदिम कहा है। दूसरा है दास युग। जैसे ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसने कृषि करना शुरू कर दी और कुछ संपत्ति नाम की संस्था भी आ गई। कुछ लोग बहुत चालाक थे तो उन्होंने भूमि के टुकड़ों को अपने अधीन कर लिया और दूसरे जो थे वो भोले-भाले थे, उनको उन्होंने अपना दास बना लिया। तो सारे सारे काम वो उनसे करवाते थे और जो भी था उसका उनके काम के द्वारा जो उनको मिलता था, वो सब इनके पास होता था। तो यानी शोषण का प्रारंभ इस युग से हो गया, दास युग कहा गया। क्योंकि जो काम करने वाले थे उनकी स्थिति दासों जैसी ही थी और वो एक जो स्वामी था वो अपने दास को दूसरे को भी बेच देता था, खरीदता था फिर बेचता था, ये सब चलता था। तो वो दूसरा युग था दास युग। फिर थोड़ा समय और आगे बढ़ा, राज्य का विकास हुआ। राज्य जो था वो छोटे राज्यों से बड़े राज्य बन गए। तो जो ये जमींदार थे ये सामंत बन गए राजाओं के और उन्होंने फिर जो दास हैं उनको थोड़ी-थोड़े भूमि के टुकड़े दे दिए और वो कृषि करने लगे, वो कृषक हो गए। पर स्थिति उनकी भी दासों जैसी ही थी। हालाँकि भूमि के स्वामी थे वो, लेकिन उपज का बहुत कम भाग ही उनको मिल पाता था, बाकी सब उनको सामंतों को देना पड़ता था। तो ये सामंत युग आया। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति हुई, तो जो सामंत थे वो पूंजीपति बन गए। अब जो
राजतंत्र है वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगे, तो सामंत का कोई काम नहीं रहा, तो वही सामंत फिर पूंजीपति बन गए। उन्होंने औद्योगिक क्रांति हुई तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करना शुरू कर दिया, और जो कृषक थे, कृषकों के पास पूरे समय तो काम होता नहीं है, तो वो फिर इन सब मशीनों पर काम करने वाले मजदूर बन गए। तो पूंजीवादी युग आ गया। अब इसके बाद उनका कहना है कि ये जो पूंजीवादी युग है, इस पूंजीवाद में ही इसके पतन के बीज विद्यमान है। इसकी चर्चा विस्तार से तो हम बाद में जब पूंजीवाद की चर्चा करेंगे तब करेंगे, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि पूंजीवाद में ही उसके पतन के बीज विद्यमान है, क्योंकि पूंजीवाद में क्या होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, और फिर उसको उत्पादन को बेचने के लिए उनको बाजार चाहिए, तो वो बाजार फिर दूसरे देशों में ढूंढने जाते हैं, और पूंजी जो है वो कम से कम लोगों में केंद्रित होती चली जाती है, और जो पूंजीपतियों की संख्या कम होती जाती है, श्रमिकों की संख्या बढ़ती चली जाती है, और इस तरह से क्या होता है कि पूंजीवाद में आर्थिक संकट भी पैदा होते जाते हैं, और उसका परिणाम ये होगा कि जो पूंजीपति वर्ग है वो कम से कम होता जाएगा, भले ही उसके पास पूंजी ज्यादा है, लेकिन उनकी संख्या कम होती जाएगी, श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाएगी, और एक जगह एकत्रित होने के कारण उनमें वर्ग चेतना भी उत्पन्न होगी, और वो सब मिल करके पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर देंगे, और फिर तब पूंजीवाद का अंत कर दिया जाएगा धीरे धीरे। और जब तक अंत नहीं होगा तब तक सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना की जाएगी, और जब पूरी तरह से पूंजीवाद का अंत हो जाएगा तब एक नया युग आएगा, वो होगा साम्यवादी युग, जिसमें न राज्य होगा और न ही कोई वर्ग होगा। तो 4 युग तो हो गए हैं, मतलब चौथा चल रहा है, उसके बाद 2 युग और उन्होंने कल्पना की थी कि समाजवादी युग आएगा, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का युग आएगा, और उसके बाद में अंतिम युग आएगा साम्यवादी अवस्था, और इसमें राज्य भी नहीं होगा और वर्ग भी नहीं होंगे, सिर्फ एक ही तरह के लोग होंगे, वो होंगे सर्वहारा वर्ग के लोग, और कोई व्यक्ति दूसरे का शोषण नहीं करेगा, तो इसलिए राज्य की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। मार्क्स का कहना था कि राज्य जो है वो सिर्फ शोषण का यंत्र मात्र है। तो ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या थी। अब इसकी आलोचना, इस पर भी सबसे पहला दोष नियतिवाद का ही लगाया जाता है, कि ये भी नियतिवाद पर ही आधारित है, कि भाई परिवर्तन तो होकर ही रहेगा, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होना है तो होकर ही रहेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है, और उसी के हिसाब से वर्ग भी बदलेंगे, तो आपको उस वर्ग का सदस्य होना ही होगा, आपको जिस वर्ग में शामिल किया जाएगा उसी में रहना होगा, तो ये एक तरह का नियतिवाद ही तो है। फिर उत्पादन के साधन और तकनीक में जो परिवर्तन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये बताने में मार्क्स असमर्थ रहे। वो नहीं बता पाए कि ये परिवर्तन क्यों हुआ। जब मनुष्य आदिम साम्यवादी युग में था, जब कोई वर्ग ही नहीं था, सब संतुष्ट थे, तो फिर परिवर्तन क्यों हुआ? तो परिवर्तन हर समय क्यों होता है, और उसका मनुष्य से क्या संबंध है, ये बताने में वो असमर्थ रहे हैं। फिर विकास का कारण केवल आर्थिक तत्व नहीं है, और भी तत्व है। इतिहास में मनुष्यों की जो महत्वाकांक्षा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। फिर इतिहास में संयोग के तत्व की भी प्रधानता रही, संयोग के तत्व की मार्क्स ने उपेक्षा कर दी है, संयोगवश भी कई परिवर्तन हुए हैं। फिर लोगों की महत्वाकांक्षाओं के कारण भी परिवर्तन हुए हैं, और और भी कई तत्व हैं जिनके कारण इतिहास में परिवर्तन हुए हैं। फिर ऐतिहासिक तथ्यों की दृष्टि से भी इसका महत्व सीमित है, कि ऐतिहासिक दृष्टि से ये नहीं कहा जा सकता कि कोई आदिम साम्यवादी युग रहा था, या ऐतिहासिक दृष्टि से कोई दास युग रहा था। ये तो ये कहा जाता है कि यूरोप का जो अ, विकास है उसको देख करके ही मार्क्स ने उस पूरे यूरोप के इतिहास को पूरे विश्व पर लागू कर दिया। भारत में कोई दास युग रहा था ऐसा हमको तो कोई इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। हाँ, एक समय था जब
लोगों को दास बनाया जाता था, खरीदा और बेचा जाता था, लेकिन सिर्फ दास ही होते थे ऐसा नहीं है। स्वामी और दासी 2 होते थे, ऐसा नहीं है। फिर विकास में मानव चेतना की भी तो भूमिका है। भई मनुष्य ने समझा तभी तो उसको कृषि करना उसने शुरू किया, उसने उगते हुए देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, ऑब्ज़र्वेशन के बाद ही उसने उसको फिर से कर के और सीखा होगा। और उस युग से लेकर के कंप्यूटर के युग तक आते-आते जो भी विकास हुआ है उसमें मनुष्य की चेतना की अहम भूमिका रही है। अगर मनुष्य की चेतना नहीं होती तो ये सब विकास नहीं होता। तो मनुष्य की चेतना की बहुत ज़्यादा भूमिका है जिसको मार्क्स ने नज़रअंदाज कर दिया है। इतिहास का पूर्ण और सूक्ष्म निर्धारण संभव नहीं है। केवल आर्थिक आधार पर हम इतिहास का पूर्ण और सूक्ष्म निर्धारण नहीं कर सकते। फिर उत्पादन के उपादान और राजनीतिक प्रणाली में कोई संबंध नहीं होता। कभी-कभी जो राजनीतिक प्रणाली है वो भी उत्पादन के तरीकों को बदल सकती है। और दूसरी बात ये कि अभी जैसे उदाहरण ले लिया जाए कि चीन में भी उत्पादन का तरीका वही है और अमेरिका में भी वही है, लेकिन राजनीतिक प्रणाली दोनों की अलग है। चीन में साम्यवाद है और अमेरिका में पूंजीवाद है। इसी तरह से भूतपूर्व सोवियत संघ में भी हाँ, तरीका तो दोनों का वही था, लेकिन परिवर्तन जो है। दूसरी बात एक ये भी कही जाती है कि मार्क्स ने कहा था कि जो क्रांति है वो वहीं होगी जहाँ पर पूंजीवाद अपनी चरम अवस्था में पहुँच चुका होगा। लेकिन क्रांति वहाँ नहीं हुई। उस हिसाब से तो इंग्लैंड में होनी चाहिए थी क्रांति, लेकिन वहाँ ना होकर के सोवियत संघ में हो गई, जो कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश था। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन का जो तरीका और जो पॉलिटिकल सिस्टम है यानी राजनीतिक व्यवस्था है उसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई सहसंबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। और कई बार राजनीतिक व्यवस्था भी उत्पादन के तरीकों को बदलती है। राजनीतिक व्यवस्था भी कुछ ऐसे निर्णय लेती है जिससे भौतिक परिवर्तन होते हैं। फिर इतिहास साम्यवादी व्यवस्था पर ही क्यों रुक जाएगा, ये भी बताने में मार्क्स असमर्थ रहे हैं। कि परिवर्तन तो होगा, भई परिवर्तन क्योंकि पदार्थ में गुण है परिवर्तन का, तो फिर वो परिवर्तन यहाँ पर आकर के रुक क्यों जाएगा? उसके बाद भी तो परिवर्तन होना चाहिए ना, तो उसके बाद की तो उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की। फिर समाजवादी अवस्था का पतन, आपने देखा कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और पूर्वी यूरोप के भी कई देशों से साम्यवाद का अंत हो गया। तो ये मार्क्स की भविष्यवाणी के विपरीत है बात, क्योंकि अगर साम्यवाद इतनी ही अच्छी बात होती तो उसका पतन नहीं होता और पूंजीवाद का अंत नहीं हुआ। पूंजीवाद तो चल रहा है और पूंजीवाद ने बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को बदल लिया। उन्होंने श्रमिकों के काम के घंटे तय कर दिए और श्रमिकों के वेतन बढ़ा दिए, उनके लिए सुरक्षा के कई उपाय कर लिए। अगर वो उनका कोई अंग भंग हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को नौकरी देना या इस तरह के कई सुधार किए उन्होंने और इसलिए वो जीवित है। लेकिन साम्यवाद उसका तो अंत हो रहा है। बहुत कम क्षेत्र बहुत कम देशों में ही साम्यवाद है। तो इस तरह से ये मार्क्स के दो सिद्धांत मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझाए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में मार्क्स के बचे हुए सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी।